हेलो बच्चों, मेरा नाम है जफर शेख और स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रायोमोटिव। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमने एक महा रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी का भी हम चैप्टर कम टाइम के अंदर ही ख़त्म करने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं जिसका नाम है, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, और नई बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर ये 2 हो चुका है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड इसके अंदर जो आज हम करने वाले हैं, मेनली हम इस चैप्टर को 3 सेगमेंट के अंदर ख़त्म कर देंगे। पहला सेगमेंट आज का है जिसके अंदर हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एंड सेकंड सेगमेंट होगा इस वीडियो का जो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड थर्ड वन जो होगा वो होगा पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, पार्चुरेशन के ऊपर, लैक्टेशनल पीरियड के ऊपर। एंड इन 3 वीडियो के साथ आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने पूरा जितना कंसिस्ट मैं कर सकता था उस अकॉर्डिंग मैंने इस चैप्टर को कंसिस्ट करके लेकर आ चुका हूं। अब देखना यह है कि सबसे पहला टॉपिक है अपने पास इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर। जैसा कि आप लोगों ने ये चैप्टर रीड करा होगा तो आपको पता होगा कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिनको आपको पता होना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब मेल में अलग गैमेटोजेनेसिस होती है जिसको टर्म दिया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में वही चीज़ अलग नाम से जानी जाती है जिसको कहते हैं oogenesis, जहाँ पर ओवुलेशन यानी एग की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट टर्म आपको याद होना चाहिए, इसका आप बोल सकते हो डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, जब गैमेट बन जाता है तो अगला स्टेप होता है मेल के अंदर इजैकुलेशन, क्योंकि अगर फीमेल के अंदर की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं कॉपुलेशन के दौरान मेल ही अपने स्पर्म को क्या करता है, इजेक्ट करता है फीमेल के अंदर। तो उस दौरान एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं इजैकुलेशन, यानी रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम द मेल पेनिस। दैट इज सेकेंड प्रोसेस। एंड थर्ड प्रोसेस इज एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज इंसेमाइनेशन, यानी कि स्पर्म का फीमेल ट्रैक्ट के अंदर एंट्री होना ही क्या कहलाता है, इंसेमाइनेशन। एंड आफ्टर दैट अगर स्पर्म अंदर जा चुका है और ओवम भी अंदर वेट कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में, तो स्पर्म ओवा के पास जाएगा, उसको फर्टिलाइज करेगा। एंड हियर वी रीड फोर्थ स्टेप, दैट इज फर्टिलाइजेशन। यानी कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो आपको ऐसे डिफाइन करना है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट मीट, या फिर आप बोल सकते हो मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट हैं वो आपस में मिलते हैं और एक नए सेल की फॉर्मेशन होती है जो डिप्लॉयड सेल होता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। अब होता क्या है कि जाइगोट अगले दिन से, हम कहते हैं नेक्स्ट डे से, उसके अंदर चलती हुई उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है डिवीजन, जिस डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज डिवीजन। अब ये डिवीजन नॉर्मल सेल डिवीजन से बहुत ही अलग होती है, क्योंकि आपको पता होगा नॉर्मल सेल डिवीजन के अंदर G1 फेज, S फेज और G2 फेज आता है, लेकिन क्लीवेज, जो क्लीवेज की डिवीजन होती है, इसके अंदर G1 फेज और G2 फेज नहीं आता। इट मींस कि आपका जो जाइगोट है जितने साइज का होगा, मान लो अगर इतना साइज का है, तो वैसे इतना होता नहीं है, बस अज्यूम कर लो, अगर इतना साइज का है तो वो उसके अंदर डिवीजन तो हो गई, मतलब उसके अंदर डिवीजन तो होती रहेगी लेकिन इंटरनल डिवीजन होगी। आप ऐसा समझो, मान लो आपके पास ये रहा जाइगोट, तो ये जाइगोट क्या है, पहले था आपका 2n से ये आगे जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 2n से 4n, यहाँ पे भी 2n हो जाएगा, यहाँ पे भी 2n हो जाएगा, फिर ऐसे ही ये आगे जाएगा और ये बन जाएगा आपका 8n बोल सकते हो, 2n 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 एंड 2n। इसी तरीके से ये आपके 16 से सेल स्टेज तक डिवाइड हो रहा होता है। दिस इज योर क्लीवेज साइकिल, और ये किस तरीके से नॉर्मल डिवीजन से अलग है मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद आ जाता है हमारा इम्प्लांटेशन। अब जैसे कि क्लीवेज के अंदर मैंने बताया कि 16 सेल स्टेज तक डिवीजन होती है, और जो बन के तैयार होता है उसको हम कह देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे
कि इम्प्लांटेशन के अंदर जाइगोट की कौन सी फॉर्म यूट्रस से अटैच होती है, तो आप बताओगे कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। 7th स्टेप में गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन यानी क्या होता है कि जब यूट्रस के अंदर ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाती है तो उसके अंदर होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर एक लेयर होती है जिसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और एक अंदर से लेयर होती है, मतलब मास होता है जिसे कहते हैं इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट चेंज होने लग जाती है, 2 टाइप की ट्रोफोब्लास्ट में, उसको आप एनसीईआरटी से रीड कर लेना, और फिर एट द एंड जाके वो बन जाता है आपका प्लेसेंटा। एंड रही बात इनर सेल मास की, तो इनर सेल मास कन्वर्ट हो जाता है 3 टाइप की जर्म लेयर में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड आपका एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर बन जाती है आपके गैस्ट्रुलेशन में। अब ये 3 लेयर बन गई तो इसके बीच में पार्चुरेशन और गैस्ट्रुलेशन के बीच में एक और स्टेप आता है जिसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि जो 3 लेयर बनी हैं इन 3 लेयर से आपके बेबी के ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाएगा। आपने टर्म सुना ही होगा कि ये ऑर्गन आपका मेसोडर्मल है, ये ऑर्गन आपका एक्टोडर्मल है, ये ऑर्गन आपका क्या कहते हैं एंडोडर्मल है। तो उसका सिंपल सा रीजन यही है कि कहीं ना कहीं उसकी ओरिजिन ही क्या है, ये 3 जर्म लेयर हैं। एट द एंड जब सारे ऑर्गन बन जाते हैं तो पार्चुरेशन प्रोसेस आता है, इट मींस डिलीवरी ऑफ बेबी या डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न्स। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है कि मेल के अंदर टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओके। और इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी लोकेशन दे रखी है लोकेटेड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम। तो याद रखना कि जो आपका टेस्टिस है वो कहां लोकेटेड होता है, आपका आउटसाइड द एब्डोमेन, और वो भी किसके अंदर, एक थैलेनुमा संरचना के अंदर जिसको कहते हैं हम स्क्रोटम। अब स्क्रोटम के बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ये है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर आपकी नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो आपके स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी को, मतलब हमारे टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए होता है हमारी बॉडी से। अब एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन टेस्टिस को क्या चाहिए होता है, टेस्टिस को 35 डिग्री के आसपास का सेल्सियस 35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, और इसीलिए स्क्रोटम इस टेम्परेचर को हर कंडीशन में मेंटेन रखता है, चाहे सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, ओके। उसी के साथ साथ स्क्रोटम क्या है, हैंगिंग इन एक्सटर्नल एब्डोमेन ऑफ एरिया। ऑब्वियसली बात है, मैं आपको बता चुका हूं कि टेस्टिस आपका हैंग कर रहा होता है एब्डोमेन के बाहर वाले एरिया में, एक्सटर्नल एब्डोमेन जिसे कहते हैं। उसके बाद स्पर्म फॉर्मेशन नीड्स लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू बॉडी, जो मैं आपको बता चुका हूं कि स्पर्म बनने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी के कंपेयर में। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो आप बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस के अंदर आपको बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे जिनका नंबर 200 से 250 के आसपास होता है, और उन छोटे कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ओके। यानी हर एक टेस्टिस के अंदर, मतलब 2 टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस पेड ग्लैंड है, ये आपको पता है पेड होता है ये, और साथ ही साथ इसके अंदर अगर मैं एक टेस्टिस की बात करूं तो 200 से 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। और उसी आगे अगर हम चले तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे, ओके। यानी अगर आपको याद रखना है, ऐसे याद करो, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल और लोब्यूल्स के अंदर आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नंबर याद कर लेना, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं 250 और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं 1 से 3। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंसिस्ट 3 सेल, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपकी 3 सेल कंसिस्ट करती है मेनली, जैसे कि एक होती है आपकी सर्टोली सेल, दूसरी होती है आपकी मेल जर्म सेल, और तीसरी होती है आपकी लिडिक सेल। सर्टोली सेल अब क्या क्या चीजें सिक्रीट करती है ये आपको पता होना चाहिए।
सर्टोलिन सेल सिक्रीट करती है, पहला इनहिबिन, दूसरा एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और तीसरा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ये तीनों ही चीजें कहीं ना कहीं स्पर्म के मैच्योरेशन के अंदर पार्टिसिपेशन करती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेल जर्म सेल का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम? स्पर्मेटोगोनिया। आपको याद होना चाहिए, स्पर्मेटोगोनिया ही आगे जाके डिवाइड करता है और स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। यानी अगर मैं बोलूं स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस की आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो आप क्या बताओगे? द फॉर्मेशन या फिर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया या बनाने में, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में किस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो वो है आपकी लिडिक सेल। आपको पता है कि लिडिक सेल रिलीज करती हैं एंड्रोजन आपको पता है कि मेनली होता है टेस्टोस्टेरोन, और उसी के साथ साथ सर्टोलिन सेल रिलीज कर रही है आपकी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो आपका एंड्रोजन और एबीपी दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करवाते हैं। उसके बाद एक स्टेप आता है कि अब स्पर्मेटोजोआ जो है ये अभी मैच्योर नहीं है, ये अभी आपके अर्ली स्टेज में या फिर प्री मैच्योर होता है। तो स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज अ मैच्योरेशन फैक्टर, यानी इसको मैच्योर करना है। तो अब मैंने बताया कि सर्टोलिन सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर भी रिलीज करता है, तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि यही चीज आपके स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनाने को इन्फ्लुएंस करेगी, और यही लिखा हुआ है कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर स्टिमुलेट करती है स्पर्मियोजेनेसिस को। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है, तो आप उसे बताओगे कि मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपको दो डेफिनेशन मैं अब तक बता चुका हूं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस की और एक स्पर्मियोजेनेसिस की, या आपको याद रखनी है। अब अगर बात करी जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और पार्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर दो चीजें मिलने में पड़नी होती है। एक होता है आपका एक्सेसरी डक्ट एंड दूसरा होता है आपका एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी डक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्सेसरी डक्ट के अंदर आ जाता है आपका रेटेटेस्टिस, दूसरा आता है आपका वासा एफ्रेंसिया, तीसरा आ जाता है आपका एपिडिडाइमिस, चौथा आ जाता है आपका वास डिफरेंस। अगर मैं बात करूं रेटेटेस्टिस की, तो रेटेटेस्टिस ही वो जगह है जहां पर मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपके स्पर्म बने, तो वहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म ट्रांसफर होते हैं रेटेटेस्टिस के अंदर सबसे पहले। फिर रेटेटेस्टिस के बाद स्पर्म आपका जाता है वासा एफ्रेंसिया के अंदर। अब वासा एफ्रेंसिया से होता हुआ स्पर्म जाता है एपिडिडाइमिस के अंदर। तो एक बात आप ध्यान रखना कि एपिडिडाइमिस के अंदर आपके स्पर्म स्टोर भी होते हैं और मैच्योर भी हो रहे होते हैं, ओके। एंड उसके बाद एपिडिडाइमिस के बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो आपके स्पर्म को भेज दिया जाता है कहां पर? वास डिफरेंस के अंदर। एंड वास डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाकर आपके एब्डोमेन के अंदर एंटर करता है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से राउंड, आप बोल सकते हो ऐसा है यूरिनरी ब्लैडर, इसके ऊपर से इस तरीके से लूप बनाकर ये वापिस यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर आकर मर्ज कर जाता है। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सेसरी ग्लैंड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ह्यूमंस के अंदर, मेनली मेल्स के अंदर 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। पहला होता है आपका सेमिनल वेसिकल, दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल की अगर मैं बात करूं तो ये पेयर ग्लैंड है, यानी कि ये जोड़े में होती है, 2 होते हैं ये नंबर में। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोस्टेट की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड है, एक होता है ये नंबर में, डोनट शेप का होता है। और अगर बात करूं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, तो ये भी पेयर्ड ग्लैंड है, ये भी नंबर में 2 होते हैं, छोटे होते हैं, पी शेप के ये होते हैं।
उसके बाद अगर बात किया जाए तो सेमाइनल वेसिकल का मतलब जो आपका सीमन बनता है मेल्स के अंदर सीमन, उसमें सबसे ज्यादा जो कंटेंट होता है वो सेमाइनल वेसिकल का ही होता है, अराउंड 70 to 80%। एंड एक बात आपको पता है कि ये बताना चाहता हूं कि जो सेमाइनल वेसिकल के अंदर जो सिक्रेशन होता है उसके अंदर फ्रक्टोज भी निकलता है। एंड फ्रक्टोज क्या करता है कि जब स्पर्म फीमेल के ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे होते हैं तो स्पर्म को एनर्जी देने का काम भी फ्रक्टोज ही करता है। एंड इवन जब रेप केसेस होते हैं तो जो फॉरेंसिक टीम आती है तो उनको कैसे पता चलता है कि लड़की का रेप हुआ है नहीं हुआ है, उसका पता भी फ्रक्टोज से ही चलता है, क्योंकि फ्रक्टोज फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में कहीं पर भी नहीं निकलता है। और अगर एक फीमेल के जेनाइटल पार्ट में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फ्रक्टोज का अमाउंट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं लड़की के साथ रेप किया गया है या लड़की किसी के साथ मतलब बोल सकते हो इंटरकोर्स लड़की ने किया था। तो इस तरीके से फोरेंसिक टीम को भी पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। बाकी आगे बात करें अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन मिल्की सिक्रीशन बनाता है। एंड रही बात बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, तो ये म्यूकस सिक्रीट करता है, यानी कि जब भी इंटरकोर्स कर रहे होते हैं कपल तो उस टाइम पर पेनिस को लुब्रिकेट करने के लिए जो म्यूकस सिक्रीट करता है निकलता है वो कौन निकालता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड निकालता है। तो यहां तक तो रही हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। इसके बाद एक पार्ट और आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, दैट इज योर ग्राफ के फॉर्म में होता है। आपको पता होगा कि आपके एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा दे रखा है कि ये आपका एक स्पर्मेटोगोनिया है। ओके, एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ दे रखा है। उसके बाद क्या होता है कि ये डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये डिवाइड होते हैं। इससे क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेंगे तो यहां पर बनेगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये इनके अंदर क्या होगा, फर्स्ट टाइम डिवीजन होगी, फर्स्ट मियोसिस होगा और ये एन एंड एन बन जाएंगे। यहां पर जो हुआ ये हुआ मियोसिस फर्स्ट, जिसे अपन कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और ये जो आपके बनके तैयार हुए ये आपके हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर भी फर्दर डिवीजन होगी और यहां पर एन 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 4 एन बन जाएंगे। और ये जो आपके तैयार हुए ये है स्पर्मेटिड। तो एक बार इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म करने से पहले इस वाले साइकिल को भी देख लेना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी बार यहाँ पे मियोसिस हुआ, एक मियोसिस यहाँ पे हुआ, मियोसिस 1 जिसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, एक मियोसिस इनके बीच में हुआ है यहां पर, इसे कहते हैं मियोसिस सेकेंड, और इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है कि बराबर बराबर डिवीजन हुई है। तो मेरी साइड से ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेकर आने ही वाला हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।